जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं DFCCIL के लिए स्पेशल क्लास। तो इस क्लास में खास होगा क्या, तो भाई 2018 में जो पेपर हुआ था ना, सबसे पहले उसमें जो मैथ का सेक्शन है, हम तो मैथ देखते हैं, तो उसमें मैथ का जो सेक्शन है ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके आगे जो भी पेपर हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि 2018 में जो मैथ आया था ना, वो टोटल 24 क्वेश्चन आया था और 24 का 24 सवाल ना अच्छा मतलब एक लेवल था उसका। एग्जामिनर चाह रहा था कि आप हर एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करना ही होगा, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसा है जिसमें आप किसी भी तरीका का ना ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ना कोई ट्रिक लगा सकते हैं, ना कोई टेक्निक लगा सकते हैं, मतलब डिटेल में आपको जाना ही होगा। ठीक है, तो इससे आपको आज अंदाज़ा लग जाएगा कि DFCCIL का लेवल कैसा रहता है और कैसा रहेगा। 2018 में तो 24 सवाल था, लेकिन इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त में ना, तो आपके सिलेबस में मैथ के 30 सवाल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 30 अगर रेलवे लिखता है तो 30 में 30 देगा, हो सकता है 31, 32, 34, 35 भी कर दे या 30 से कम भी लेके आए, दोनों संभावना है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन का वेटेज है भाई, 30 क्वेश्चन का वेटेज है। CBT 1 सबके लिए बराबर है, CBT 2 पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग सिलेबस है। ठीक है, तो CBT 1 पहला प्रायोरिटी है कि आप CBT 1 को क्लियर कर ले। उसके लिए आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस को पढ़ना ही पड़ेगा और साथ ही साथ जो 10 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रेलवे और DFCCIL के नॉलेज पे जो बेस्ट रहेगा वो। ठीक है, तो पेपर का लेवल अच्छा है और आप डरिए मत, आपका तैयारी है। आप रेलवे एस्पिरेंट हैं, अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी DFCCIL के लिए भी वही है। अलग से आपको कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी अभिषेक सर आपको साइंस का तो ये कंटेंट दे ही रहे हैं। अभिषेक सर जो आपको कंटेंट दे रहे हैं साइंस का, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ALP के लिए है या NTPC CBT 1 CBT 2 के लिए है या ग्रुप D के लिए भी है, वो DFCCIL के लिए भी है और वो आगे भी आपको कंटेंट देंगे। तो इस सेशन को हम लोग 2 पार्ट में रखेंगे। पहला पार्ट में आधे सवाल को देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आधे सवाल को देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, और बाकी का जो भी जानकारी होगा अभिषेक सर आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक खूबसूरत सा पूरा DFCCIL पे एकदम डेडिकेटेड या पूरा रेलवे पे डेडिकेटेड कोर्स हम लोग बहुत जल्दी उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ये इस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया है, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूरा कैलकुलेशन करवाना चाहता है आगे आने वाले सवालों में, आप देखिएगा। और एक चीज़ आप मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए, हम जहाँ से क्लास ले रहे हैं अगल बगल में शोर होता है, लोग जान के भी शोर मचाते हैं कि ताकि मुझे डिस्टर्ब हो, तो उस शोर से आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। थोड़ा बहुत आ सकता है, जा सकता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो ये कहता है कि इफ़, हिंदी वालों भाई घबराना मत। ठीक है, इफ़ मतलब यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 -5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 इक्वल टू A + B √3, देन द वैल्यू ऑफ A + B। ये सवाल कहता है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया है रूट वाला, इसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में लाइएगा, तब जाके दोनों तरफ के इक्वेशन को कंपेयर करने पर A और B का अलग अलग वैल्यू मिलेगा और तब आप A और B के वैल्यू को जोड़ के आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन कितना खतरनाक, ऑप्शन कितना सीधा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन का खेला करना होगा। ठीक है, तो जो पहला वाला टर्म है हमारा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो इसको एकदम समझिएगा बारीक से। ठीक है, एकदम बारीक से समझिएगा कि जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे भाई, परिमेयीकरण का मतलब कि हर को आसान बनाना। ठीक है, या आप परिमेयीकरण अंश का भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली होता है हर का। ठीक है, तो हर
डिनोमिनेटर को आसान बनाते हैं। तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे ना भाई, तो नीचे क्या है √3 + 1, तो ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमेशा a + b × a - b का फॉर्मूला बनता है, जो कि a² - b² होता है। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1, मतलब 3 में 1 गया तो नीचे 2 बचा। तो जब हम इसको तोड़े ना भाई, जब हम इससे छेड़छाड़ किए ना, तो नीचे मेरा क्या आ गया, नीचे मेरा आ गया 2, नीचे क्या आ गया 2, और ऊपर क्या बचा √3 - 1 × √3 - 1, मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो वो a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए इस सब चीज़ लिखना सीखिए, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो हम ना इसको एक ही बार 4 लिखना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए लिखे हैं -2ab, तो 2ab मतलब 2√3 होगा। ठीक है, अब इसके साथ खेलिए, इसके साथ खेलिए, जरा ध्यान से देखिए। नीचे है 7 + 4√3, तो ऊपर नीचे ना अपोजिट साइन से 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 5 + 2√3 इंटू में हो जाएगा 7 - 4√3, और नीचे हो जाएगा 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3, तो नीचे हो जाएगा a - b का होल a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b², तो a² मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिहाई 48, तो 49 में 48 गया तो नीचे मेरा क्या बचा, नीचे 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 1 बच गया। अब देखिए ये एकदम सिंप्लीफाई हो गया। अभी इधर वाला को लिखना नहीं है, रहने दीजिए। अब ऊपर मेरा क्या बचा, ऊपर बचा 5 + 2√3 और इंटू में बचा 7 - 4√3, ये बचा, ये बचा। और यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे मेरा बचा 3 और 1 4, तो 2 से यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ से हम कॉमन निकाल दिए 2। ठीक है, तो ये 2 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 और 2 हमारा क्या कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2 - √3 बचा सिर्फ। ठीक है, और इधर 5 + 2√3 इंटू 7 - 4√3, समझिएगा, एकदम आराम से समझा रहे, समझिएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो भाई इधर तो एकदम आसान हो गया, तो हम इधर ध्यान देंगे। तो 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35। ठीक है, 7 × 5 = 35 माइनस 5 से 4√3 को, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, -20√3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 5 से हो गया, अब 2√3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, तो 7 दूना 14√3। ठीक है जी, 14√3। अब आप यहीं पे देख लीजिए, -20√3 + 14√3 घट जाएगा तो आएगा -6√3। ठीक है, अब +2√3 इंटू -4√3, तो प्लस माइनस √3 इंटू √3, 4 दूना 8 और 8 तिहाई 24, ये आ गया मेरा ऊपर का पार्ट। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे मेरे दोस्त, तो 35 में 24 गया तो कितना बचा, 11 बचा, और -20 में +14√3 गया तो -6√3, मतलब यहाँ से बचा 11 - 6√3। ये ध्यान दीजिए, ये बचा, इधर माइनस है और इधर बचा 2 - √3, ये पार्ट बचा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस को खोलेंगे, जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो भाई +2 में -11 गया तो माइनस का 9 हुआ, और यहाँ देखिए -√3 में आपका प्लस का 6√3 गया तो कितना बचा, प्लस का 5√3, यही बचा ना। कैलकुलेशन कैसे करना है समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम डिटेल में लिखना नहीं, ज़रूरत है। और बराबर क्या दिया है, a + b का √3, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ। अब देखिए
ए के जगह पे क्या आ गया गुरुदेव, माइनस का 9, और b√3 है, इधर है 5√3, प्लस के जगह प्लस है, तो b के जगह क्या आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। मतलब a के जगह पे आ गया माइनस का 9 और b के जगह पे आ गया प्लस का 5, -9 प्लस का 5 माइनस का 4, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस सवाल को तोड़ना होगा और कोई उपाय नहीं है। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे, बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक जरा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एकदम मस्त वाला सवाल है कि नहीं। कहता है कि लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20, 25, 30 and 40, the remainders are 11, 16, 21, 26 and 30 respectively. When x is divided by the sum 15 plus 20 plus 25 plus 30 plus 40, then the remainder is। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए कि डिवीजर और रिमाइंडर का जो गैप है वो बराबर है। देखिए जब 15 से भाग दे रहे हैं तो 11 से 4 का गैप, 20 से भाग दे रहे हैं 16 से 4 का गैप, 25 से भाग दे रहे हैं 21 से 4 का गैप, और 30 से भागा दे रहे हैं 26 से 4 का गैप, 40 से भागा दे रहे हैं 36, रिमाइंडर बच रहा है 4 का गैप। तो सबसे पहले वो देखते हैं वो नंबर कौन सा है। तो वो नंबर कैसे निकलेगा, लिस्ट नंबर बोला है ना, तो 15, 20, 25, 30 और 40 का एलसीएम नहीं समझ में आया, एलसीएम कितना होगा। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60 होगा। और 25 में 5 है, 40 में 10 है, 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनका एलसीएम हो जाएगा, 60 गुने 10, 600। अब ये लिस्ट नंबर नहीं है, इनके गैप को आप घटा दीजिए 600 माइनस 4, तो भैया बच गया 596। कितना बच गया 596। अब 596 ही वो नंबर है, 596 ही वो नंबर है जिनको इससे भाग देने पर ये सारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, बचेगा। अब कहता है कि अगर इसी नंबर को, ये जो x का वैल्यू आया ना, x का मान आया 596, इसी नंबर को अगर हम इनके सम से इनके जोड़ से 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40, तो 40 और 30 70, और इधर 40 110 और 20 130, तो जी इनका सम कितना आया 130। अगर हम इसी नंबर को 130 से भागा दे दे, मतलब अगर हम आपको डिटेल में समझाना चाहें तो 596 भागा 130, मतलब 130 से 596 को भाग देंगे तो 13 चौके 52, 520, कितना बचा जी 76, 76 मेरा रिमाइंडर आएगा, 76 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। इस तरीके से आपको सवाल को तोड़ना होगा। तो भाई सवाल मतलब अच्छा लेवल का है, ठीक है, बुरा सवाल नहीं है, प्यारा सा सवाल है और सवाल का लेवल है। देखिए हर एक सवाल कैलकुलेटिव है, ठीक है, एक भी सवाल का आप सीधा आंसर वर्बली करने में आपको बहुत मेहनत करना होगा। हाँ, अगर आपका प्रैक्टिस एकदम हार्ड है, उस टाइप का है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, तब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहता है कि इफ़ A इज़ 40% मोर देन B, C इज़ 30% लेस देन D एंड D इज़ 25% लेस देन A, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कहता है कि इस चारों में से कौन सा कंडीशन सही है, मतलब चेक करना होगा सबको। और ऑप्शन आप देखिए 21B बराबर 20C, 200B बराबर 147C, 20B बराबर 21C और 147B बराबर 200C। मतलब रिलेशन जो हमें इस्टेब्लिश करना है वो B और C के बीच में इस्टेब्लिश करना है, लेकिन B और C का वैल्यू निकालने के लिए चारों का वैल्यू निकालना होगा अलग अलग। देखिए क्योंकि यहाँ पे D का रिलेशन A इज़ 40% मोर देन B एंड C इज़ लेस देन 30% लेस देन D, और D का रिलेशन A से दिया है, तो सबका निकालना होगा। तो देखिए B अगर 100 है, अगर B हमारा 100 है तो भैया A हमारा कितना होगा, 40% ज़्यादा है तो 140, ठीक है। अब बात करते हैं C और D के बारे में, ठीक है, C और D के बारे में।
कहता है कि डी जो है ए से 25% कम है, ए से 25% कम है, तो 140 का 25% हो गया 1/4 35। 140 से 35 कम मतलब डी हमारा 105 है, ठीक है। और डी का ज़रूरत भी नहीं है, बस डी का ज़रूरत इसीलिए है कि ताकि हम डी से हम सी का निकाल पाएँ, क्योंकि हम बी से ए का निकालें, ए से डी का निकालें और फिर डी से सी का निकालेंगे। और कहता है कि सी इज़ 30% लेस देन डी, डी से 30% कम है सी। तो भाई इसका 10% कितना हो गया? 10.5। 105 का 10% 10.5 मतलब 10.5, और 10.5 का 3 गुना तो 10 × 30 और 1.5 31.5, और 105 में 31.5 जाएगा, 30 जाएगा 4, यहाँ पे 73.5 आएगा, ठीक है। तो ये सी आ जाएगा मेरा 73.5। ये मेरा चारों अलग अलग निकल गया है, ए का 140, बी का 100, सी का 73.5 और डी का 105, ठीक है। अब जो रिलेशन देखना है आंसर करने के लिए चारों को चेक करना होगा। क्या 21b = 20c है? तो b और c का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो b हमारा हो जाएगा 2100 और उधर हो जाएगा 20 गुना 73.5, तो 73.5 का 2 गुना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्या 200b = 147c है? तो b 200 और b के जगह पे 100 रखेंगे, तो 200 गुना 100 बराबर 147 गुना c के जगह पर 73.5, तो नीचे में 10 आएगा, नहीं ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब है 20b = 21c, ठीक है। तो 20b मतलब 20 गुना 100, 2000 बराबर 21 गुना 73.5, तो पॉइंट मेरा हटेगा 21 × 5 = 75 से नहीं हटेगा, ये भी नहीं होगा। मतलब आपका यही ऑप्शन सेट कर जाएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिए, आसानी से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं है तो हम करके दिखा देते हैं आपको। 147b तो 147 गुना b के जगह पर 100 रखेंगे बराबर 200 गुना c के जगह पर 735 73 और इसको पॉइंट हटा दी तो 10, ये 0 0 और 20 25 100, 100 इधर बच गया मेरा 735 और 5 7 35 और 14 25 70 और 3 73, देखिए ये बराबर हो गया। मतलब ये डी नंबर ऑप्शन जाके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मतलब 147b बराबर 200c करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको आसानी से कर लिए तो इसमें हमारा टाइम लग जा रहा है। आप लोग और ज़्यादा टाइम लगा देंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सुधारिए। देखिए सवाल को, पूरा बोर्ड भर गया है हिंदी और इंग्लिश में, टेंशन नहीं लेने का, मेरा मेहनत कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। कहता है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 hours and 40 hours रिस्पेक्टिवली। 10 घंटा और 40 घंटा लेता है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन देन टेक 1 hour 20 minutes more to fill the tank due to a leakage at the bottom. If tank is full, how long लीकेज अलोन टेक टू एम्प्टी। कहता है ना भाई, टंकी ए और पाइप ए और बी ना, एक टंकी को अगर अकेले भरेगा तो 10 और 40 घंटा में भर देगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों पाइप को साथ में खोला जाता है ना, तो टंकी के तल्ली में एक लीकेज भी साथ में चालू हो जाता है, और उस लीकेज के कारण अब जो है इनको भरने में पहले जितना ए और बी लेता था भरने में, जब टंकी में लीकेज नहीं था, उस समय से 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लगता है, ठीक है, भरने में। तो कहता है कि अगर टंकी पूरा भर गया ना, तो लीकेज से पानी कितना घंटा में निकल जाएगा। एक बात बताइए, अगर टंकी में लीकेज नहीं है, ठीक है, तो ए और बी मिल के टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अगर टंकी में लीकेज नहीं है तो ए और बी टंकी को भरने में कितना समय लेगा, दोनों मिल के। तो ए 10 घंटा अकेले और बी 40 घंटा अकेले। ए तो 10 और 40 का एलसीएम 40, तो 10 चौके 40 और 40 से कम 40, 4 और 1 5,
5/40 8 घंटा। मतलब अगर टंकी में लीकेज नहीं है तो ए और बी साथ में 8 घंटा में टंकी को भर देगा। लेकिन मेरे दोस्त टंकी में क्या है, लीकेज है। टंकी में क्या है, लीकेज है। और जब टंकी में लीकेज है तो 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब 8 घंटा प्लस 1 घंटा 20 मिनट 9 घंटा 20 मिनट लगता है अब टंकी को भरने में, जब तीनों पाइप चालू है। तो बस टोटल टंकी का कैपेसिटी को यूनिट में देख लेते हैं कि उसमें कितना यूनिट पानी आएगा, निकल जाएगा। तो भैया अब सब कुछ आपके सामने है। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है ये आपको समझना है, ठीक है। तो ए अकेले भरेगा 10 घंटा, बी अकेले भरेगा 40 घंटा, और ए प्लस बी प्लस में एक लीकेज है, इसको सी मान लेते हैं। लीकेज का नाम दिए हैं सी और इसको लाल रंग से घेर दिए हैं, और ये नेगेटिव काम कर रहा है क्योंकि इसका काम को घटाएंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो घटाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों मिलके अब लेता है 9 घंटा 20 मिनट। तो 9 घंटा 20 मिनट को पूरा आवर में चेंज कर लेते हैं। 20 मिनट बराबर 1/3 घंटा। तो 9 घंटा प्लस 1/3 घंटा कितना, 9 × 27 और 28/3 घंटा। मतलब टोटल टाइम ये तीनों मिल के लेगा 28/3 घंटा। देखिए 2 चीज़ हम यहाँ पे भरभली किए हैं, ये भी आपको करना आना चाहिए। ए और बी अकेले अकेले मिलके 10 घंटा और 40 घंटा अगर लेता है तो दोनों साथ में टंकी को भरने में 8 घंटा लेगा। ये काम हम भरभली कर दिए हैं। और जब दोनों 8 घंटा लेगा और दोनों साथ में चालू होगा और साथ में लीकेज भी चालू होगा, तब तीनों मिलके पहले से 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लेगा। मतलब 8 घंटा पहले लेता था, अब 1 घंटा 20 मिनट और लेगा क्योंकि अब लीकेज भी चालू है। तो 8 घंटा प्लस 1 घंटा 20 मिनट बराबर 28/3 घंटा। ये काम भी हम भरभली कर दिए, ठीक है। अब देखिए 10, 40 और 28 का एलसीएम कितना, तो जी आंख मूंद के बोलिए 280। तो 10 से कितना बार में, 28 बार में। 40 से 0 0 कैंसल 7 बार में, और 28 से कम 28 10 और 3 ऊपर गुना 30, ठीक है। ये इनका पर आवर का कैपेसिटी निकल के आ गया। अब देखिए ए हर घंटा 28 यूनिट पानी डालता है टंकी में, और बी हर घंटा 7 यूनिट टंकी में पानी डालता है। तो ए और बी मिलके हर घंटा टंकी में कितना यूनिट पानी डाल रहा है जी, तो जी 28 और 7 35 यूनिट पानी डाल रहा है टंकी में ए और बी। लेकिन टंकी में हर घंटा कितना पानी जा रहा है सर, 30 यूनिट जा रहा है। इसका मतलब 5 यूनिट पानी को लीकेज बाहर निकाल दे रहा है। 5 यूनिट पानी को लीकेज बाहर निकाल दे रहा है। इसका मतलब सी का कैपेसिटी कितना है सर, तो 5 यूनिट पानी को ये बाहर निकाल दे रहा है हर घंटा। अगर वो हर घंटा सी 5 यूनिट पानी को बाहर निकाल दे रहा है, तो अगर टंकी पूरा भरा है, मतलब टंकी में अगर 280 यूनिट पानी है, तो पूरा टंकी को खाली करने में लीकेज या पाइप सी कितना समय लेगा, तो कहेंगे सर 280/5 और 5 बचे 25, 5 छके 30, 56 घंटा में पूरा भरी टंकी को लीकेज खाली कर देगा। एकदम सिंपल तरीका से प्रॉफिट लॉस से सवाल है। कहता है कि अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वेरी गुड। द मार्क प्राइस इज व्हाट % एबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वेरी गुड, एकदम आसान सवाल है, तो पढ़ देते हैं हिंदी में। कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, तो कहता है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना प्रतिशत अधिक लिखा गया है। एकदम सिंपल सवाल है ये, ठीक है, ये एकदम सिंपल सवाल है। तो भाई मान लो कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपया है। अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% है, 20% लाभ है। मतलब हम 120 में वस्तु को सेल कर दिए हैं, ठीक है, 120 में सेल कर दिए हैं, 120 में सेल कर दिए हैं। लेकिन जब हम वस्तु को सेल कर रहे थे ना, तब हम उस पर जो MRP लिखा हुआ था उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिए हैं, 20% छोड़ दिए हैं। 20% छोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मार्क प्राइस था उसका 80% ही हम कस्टमर से लिए हैं। और 80% का मतलब 80/100 मतलब 4/5,
मतलब मार्क प्राइस का 4/5 भाग हम लिए हैं, मतलब मार्क प्राइस का 4/5 भाग 120 है। तो भैया अगर 4/5 भाग अगर आपका सेलिंग प्राइस है तो 5/4 भाग आपका मार्क प्राइस होगा। तो 4 से कर दीजिए 30 और 30 बचे 150, और 150 आपका क्या है, MRP है। अगर 150 MRP है तो 100 की वस्तु पे हम 150 का टैग चिपका दिए हैं, मतलब 50% ज़्यादा हम मार्क किए हैं। जो हम मार्किंग किए हैं वो 50% 50% ज़्यादा का है कॉस्ट प्राइस से। ठीक, देखिए इस सवाल को बनाने का 2 तरीका है, एक बेसिक वाला मेथड और दूसरा अगर आप उस नंबर को खोज पाए। कौन सा नंबर, समझिएगा। कहता है कि 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit. If the difference between the digit of the given 2-digit number is 3, then the sum of the digit of the number is। इस सवाल में कभी आपका ऑप्शन साथ नहीं देगा, आपका कंसेप्ट बहुत साथ देगा। कहता है कि 2 अंक का ऐसा संख्या है ना कि अगर उस संख्या का 7 गुना और उसी 2 अंकों की संख्या के अंक को अगर उलट दे और उसका 4 गुना कर दे तो दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। और कहता है कि वो जो 2 अंकों की संख्या है ना, उनके अंकों के बीच का अंतर 3 दिया हुआ है, उनके अंकों के बीच का अंतर 3 दिया हुआ है। तो भैया वो संख्या क्या है? तो अगर आपको गिनती पे पकड़ है ना 1 से लेके 99 तक, तो आप खोज लेंगे कि कौन कौन 2 अंक का संख्या है जिनके अंकों के बीच का अंतर जो है 3 है। तो आप जब खोजना चालू करेंगे तो 14 आपको मिलेगा, आपको फिर आगे जाके एक 36 मिलेगा, फिर एक 37 में 4 का अंतर है, फिर जी आपको इसका उल्टा मिलेगा 41, फिर इसका उल्टा मिलेगा 63, और फिर आपको मिल जाएगा ऐसे ही बहुत सारा नंबर 63, 69, फिर आपको मिलेगा 96 या 69। ये ऐसे अंक हैं जिनके अंकों के बीच का अंतर 3 है। अब अगर हम इन्हीं के साथ इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम आंसर को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। बस ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये एक बार में नहीं होगा। अब सुन लीजिए, एक बार में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये संख्या हमारा 14 है, ये संख्या हमारा 14 है, अंकों के बीच का अंतर 3 है, 4 में 1 या 3 है, तो कहता है कि 14 का 7 गुना बराबर होना चाहिए, अंक को उलट दीजिए 41 का 4 गुना। तो ये 4 7 28 का 8 देता है यूनिट डिजिट, और 4 एकम 4 देता है, ये दोनों बराबर है, नहीं है। अगर हम 36 का कर दे 7 गुना और 36 का हम कर दे 7 गुना और इसके अंकों को हम उलट दे, मतलब 36 को 63 बना दे और इसका 4 गुना, तो ये दोनों बराबर होता है क्या? देख लीजिए। तो ये हो गया आपका 7 42 के 2 सत्तियाई 21 और 4 25 252 और 4 तियाई 12 6 चौक 24 और 1 25 252। मतलब वो नंबर क्या है? 36 है। वो नंबर क्या है? 36 है। आप देखिएगा, अभी ये आपको हो सके ऑड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। आप एक बार में नंबर को धर लीजिएगा। अब वो नंबर मालूम हो गया 3 और 6, तो भैया इनके अंकों का जोड़, तो 6 और 3 9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल को देखिए, कहता है कि इफ यदि 2x + 3y = 3x + 5y = 18 = 29, देन तो 4x² + 3y² = 3x² - y² का वैल्यू क्या होगा, इनका रेशियो। तो भाई जैसे ही आप ये सवाल देखें, आपको क्या लगा कि अगर आपको x और y का वैल्यू बता दे तो हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करके रेशियो ठोक देंगे। क्लियर है बात? तो जी x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 2x + 3y, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देते हैं, नहीं तो इसको एक स्टेप में किया जा सकता है। और रेशियो का मतलब भाग भी होता है, तो ये 18/29 हो गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 29 दूना 58x और 18 तिया 54x। 58 में 54 गया, 4x बचेगा, बराबर। ध्यान से देखिए, 18 × 90,
18 पचे 90 और 29 तिहाई 87। 18 पचे 90 और 29 तिहाई 87, 90 में 87 गया तो कितना बचा 3y। तो भैया यहाँ से हम x और y का वैल्यू क्या देख लिए 3/4, x 3 है तो y 4 है, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। देखिए हालांकि अगर आप लोग करेंगे और आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं है, आपको एकदम जेन्युइन बात बताते हैं हम, तो आप इसमें भी टाइम ले लेंगे, इसमें भी आप टाइम ले लेंगे, लेकिन टाइम लगाना नहीं है। शुरुआत में हम आपको क्या बोले कि हर एक सवाल में कैलकुलेशन है, ठीक है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एक स्टेप में आपको आंसर दे देगा, चाहे आगे जितना भी सवाल आपका आएगा सब में कैलकुलेशन है, ठीक है। तो x मेरा 3 आया और y मेरा गुरुदेव 4 आया, ठीक है। अब x का वैल्यू 3 रखेंगे और y का वैल्यू 4 रखेंगे। देखिए 4 गुना x हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 होगा, प्लस 3 गुना y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिहाई 48 होगा। ये हो जाएगा आपका एक रेशियो इज टू 3x स्क्वायर, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, ठीक है, माइनस y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, अच्छा ये 3x स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिहाई 48 हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है, माइनस y स्क्वायर, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, नहीं ठीक है 3x स्क्वायर है ना भाई, तो x का वैल्यू 3 है, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए 27 में 16 गया तो कितना बचेगा, अनुपात 11। देखिए ऑप्शन ठोकने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझ जाए ना। अब देखिए इधर हमको दिख गया कि 27 में 16 गया तो अनुपात 11 आएगा, किसमें अनुपात 11 है, एकदम गिद्ध का नज़र रखिए, 84 अनुपात 11, इसको जोड़ लीजिए 8 6 14 4 3 7 और 1 8, तो इसको 84 जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं था, ठीक है, इधर से ही हमको दिख जाता है आंसर, है कि नहीं। ये सवाल को देखिए, कहता है कि द सेल ऑफ एन आइटम इंक्रीजेज बाय 20% एवरी वीक इफ द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ द 4th वीक एंड द 2nd वीक इज 792, देन द सोल्ड क्वांटिटी फॉर द 3rd वीक इज। एक वस्तु की कीमत प्रत्येक सप्ताह 20% बढ़ जाती है, हर एक सप्ताह, पहला सप्ताह भी 20%, उसका 20%, दूसरा सप्ताह उसका 20%, तीसरा सप्ताह और उसका 20% चौथा सप्ताह। कहता है कि जो आइटम हम चौथा सप्ताह और दूसरा सप्ताह में बेचे हैं ना, उनके बीच अंतर है 792, तो तीसरा सप्ताह हम कितना आइटम बेचे हैं ये चीज़ निकालना है। तो भैया बहुत ही आसान है, कैसे, देखिए मान लीजिए फर्स्ट वीक में हम 100 वस्तु बेचे, तो हम 2nd वीक में कितना बेचेंगे 120, 3rd वीक में फिर इसका 20%, तो भैया 12 दूनी 24 144, और चौथा सप्ताह में फिर इसका 20% बढ़ जाएगा, तो 14 दूना 28 280, मतलब 28 रुपया 80 पैसा, तो 144 प्लस 28 रुपया 80 पैसा, 28 और 44 8 4 12 4 3 7 72 रुपया 80 पैसा, मतलब 172 रुपया 80, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि पहला देखिए यहाँ बढ़ा 20% यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। बोला है कि चौथा सप्ताह और दूसरा सप्ताह में बेची गई वस्तु के बीच मात्रा, तो हम कितना वस्तु माने हैं भाई 100 माने हैं, लेकिन ये तो ओरिजिनल नहीं है, हम माने हैं कि हम पहला सप्ताह 100 वस्तु बेचते हैं, दूसरा सप्ताह में हम 120 वस्तु बेचते हैं, तीसरा सप्ताह में हम 144 बेचते हैं और चौथा सप्ताह में 172.8 वस्तु बेचते हैं, ये मान ली है, ठीक है। और मेरे भाई चौथा सप्ताह और दूसरा सप्ताह के बीच अंतर देखो, चौथा सप्ताह और दूसरा सप्ताह के बीच कितना का अंतर है, तो भैया कितना का अंतर है भाई, तो 0.80, ये सॉरी 2 आएगा, और ये कितना आएगा 7 में 2 गया 5, 52.8 अंतर है दूसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह के बीच। और यही 52.8 का वैल्यू 792 दिया है ना, 52.8 का वैल्यू 792 दिया है, तो अगर 52
0.8 यूनिट का वैल्यू 792 वस्तु है। तो जी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो सर पॉइंट हटा के इधर 0 लगा देंगे तो 7920/528 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट का वैल्यू है। तो हमसे 144 यूनिट का वैल्यू पूछा है। हम मान लिए हैं कि हम 100 यूनिट पहला सप्ताह में वस्तु बेचे थे। ठीक है, तो सर अब इसको काटना है। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि भैया आपका पूरा का पूरा ऑप्शन इंटीजर में है, मतलब ये कटेगा पूरा का पूरा। तो 528 है, अगर 10 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5280, अगर 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 5280 में पहुंच जाते हैं। 20 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 15 बार में ट्राई मारते हैं, 15 बार में मतलब 5280 का आधा 2640। तो इसमें 2640 हम जैसे ही जोड़ दिए तो 0 और 8 4 12 के 2 6 2 8 और 1 9, हाँ ये इससे 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 144 यूनिट का वैल्यू 144 गुना 15, तो 144 गुना 15, 15 चौके 60, तो 40 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, या तो ये, और फिर 15 चौके 60 और 15 कम 15 और 6 21, 2160 वस्तु हम बेचे हैं। तीसरा देखिए, ये जो मेरा कैलकुलेशन का तरीका है ना, ये भाई मेरा है। ठीक है, आप ऐसा तरीका खुद से भी डेवलप कर सकते हैं कि कोई भी नंबर कितना बार में कटेगा। आपके सामने ऑप्शन है, सब कुछ इंटीजर में है, मतलब 528 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7920 आ जाएगा। पहले हम 528 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 5280 आया, फिर हम 5 बार और मतलब हम 5280 का आधा जोड़ दिए। ठीक है, तो 7920 आ गया, मतलब हम समझ गए कि ये 15 बार में उड़ जाएगा। ठीक है, और फिर 144 को 15 से मल्टीप्लाई करके 2160 वस्तु हम तीसरा सप्ताह में बेचे। देखिए इस सवाल को देखिए, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से मिक्स क्वेश्चन है। आप जितना ट्रिक देखे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, आप उसको लगा दीजिए। उससे पहले आप इसको बेसिक मेथड से उड़ा दीजिएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा। और आपको कुछ भी बेसिक मेथड का खासियत ये है कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग चीज़ आपको याद नहीं रखना होता है। एक बेसिक मेथड होता है जो पूरे चैप्टर में लागू होता है। हर एक चैप्टर के लिए एक ही तरीका का मेथड होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि अ सर्टेन सम अमाउंट टू Rs 73,205 इन 4 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट being compounded yearly। ठीक है, what will be the simple interest on that sum for same period at the same rate। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 73,205 रुपये हो जाता है। ठीक है, समान अवधि और समान ब्याज दर पर उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल है, समझिएगा। अगर फॉर्मूला लगा देंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर 4, तो थोड़ा सा डरावना भी होगा और कैलकुलेशन मुश्किल भी होगा। उसी चीज़ को हम ऐसे लगा देते हैं। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो एक बात आप बताइए कि 10 रुपया पे 11 रुपया का 10 रुपया मेरा एक साल के अंत में 11 रुपया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और ये खेला 4 साल तक चलता है कि 10 रुपया 11 रुपया बन जाता है। मतलब अगर हम किसी को 10 रुपया देंगे तो वो हमको साल के अंत में 11 रुपया देगा। और ये खेला 4 साल तक का है, पावर 4 लगा दीजिए। 10 का पावर 4 मतलब 10 पे 4 जीरो लगा दीजिए, और 11 का पावर 4 मतलब 14,641। देखिए ये चीज़ आपको बहुत कुछ ना आपको बनाते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया। अब इसी 14,641 का वैल्यू कितना दिया है, तो जी 73,205 दिया है। अगर इसका वैल्यू 73,205 है, ये 14,641 है, ये 73,205 है। 14,000 का 5 गुना 70,000, मतलब ये पक्का इसका 5 गुना ही है। अगर अमाउंट इसका 5 गुना है तो भैया प्रिंसिपल भी 5 गुना, 10 का 5 गुना 50,000 रुपया हमारा क्या है, प्रिंसिपल है।
एकदम आराम से उड़ गया। अगर 50,000 हमारा प्रिंसिपल है और इस 50,000 पर 4 साल में 10% के रेट से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो जी हर साल हमको 10% मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, तो 4 साल में हमको 40% मिलेगा और 50,000 का 40% 5 के 20,000 रुपया होगा। सिंपल 20,000 किधर है, 20,000 रुपया हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में 50,000 के प्रिंसिपल पर। कुछ नहीं करना है, बेसिक का लॉजिक है, ये ट्रिक नहीं है, बेसिक का लॉजिक है। इससे पहले आपको समझना होगा कि ये फंक्शन कैसे किया। ये 10,000 और 14,641 हम 10 का पावर 4 क्यों किए, 11 का पावर 4 क्यों किए, इस चीज़ को समझना होगा पहले, ठीक। सिंप्लीफिकेशन का हड्डा कट्ठा सवाल। मेरा सलाह ये रहेगा कि एग्जाम में ऐसे सवालों से पहले ना भिड़े। अगर आपके पास आखिरी में वक्त बचता है तो ही भिड़िएगा, याद रखिएगा। ऐसे उलझे हुए सवालों से, सिंप्लीफिकेशन के उलझे हुए सवालों से शुरुआत में या कभी भी आप मत भिड़िएगा। जब तक सवाल बन रहा है बनने दीजिए, बनने दीजिए, बनने दीजिए। जब इसका बारी सबसे लास्ट में रखिएगा। ऐसे सवालों का नंबर सबसे लास्ट में लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है कि कहता है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसका वैल्यू किसके बीच आएगा। डायरेक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछा है, वैल्यू तो आपको निकालना ही होगा, तभी आप बता पाइएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बीच आएगा। 3.6 एंड 3.8 के बीच, 3.2 एंड 3.4 के बीच, ये आपका 3.4 एंड 3.6 के बीच, और चौथा है 3 एंड 3.2 के बीच। इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसके बीच इस सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू आएगा। तो ये जरा आप सॉल्व करिए और आंसर इसका कमेंट में बताइए। अगर आप सच में DFCCIL का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसमें आप एक सीट पक्का करना चाह रहे हैं, तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर ऐसा ही 2-3 सवाल आ जाए और कोई व्यक्ति धुरंधर अगर धुन दिया ना, तो फिर वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। वो आगे निकल जाएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी के सवालों को हम लोग देखेंगे। तब तक आप ये सेशन पूरा का पूरा देखिए और इसका रिव्यू दीजिए। आपके रिव्यू के ऊपर हम लोग विचार करेंगे कि आगे का सेशन लाना है कि नहीं लाना है। अगर आपका हाँ होगा तो एकदम तरीका से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, और अगर लगेगा कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।